उसके कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, माल फंक्शन हो जाता है, तो क्या हो सकता है, कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है बेबी को। और स्क्लेरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का। तो इन दोनों में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो क्या हो सकता है कि आगे जाकर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है आई में। तो उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हमारी जर्म लेयर्स हैं, जो हमने कल पढ़ी थी क्लास में, वो कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं आई के फॉर्मेशन में, बेसिकली कॉर्निया के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मेन जो हमारी है वो सरफेस एक्टोडर्म है। तो जो सरफेस एक्टोडर्म है वो मेनली डिवाइड होती है हमारे पास, मतलब दो फंक्शन करती है वो। पहला जो है वो क्या करती है कि जो सेंट्रल कॉर्नियल एपिथीलियम है उसको फॉर्म करती है। जो हमारा सेंट्रल कॉर्निया है उसकी जो मेम्ब्रेन एपिथीलियम है वो उसको बनाती है। और जो दूसरा है वो क्या होता है, स्पेस बिलो इज इन्वेडेड बाय वेव 1, 2 एंड 3। आप लोग यहाँ डायग्राम में देखो, ये ब्लैक कलर को आपको दिख रहा है, ये हमारे पास कॉर्नियल एपिथीलियम है। ठीक है, तो सरफेस एक्टोडर्म क्या करती है कि पहले जो ये एपिथीलियम है इसको बनाती है। उसके बाद जो हमारा ये स्पेस दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, लेंस के और एपिथीलियम के बीच में, इसमें क्या होता है आगे चलकर 3 वेव बनती हैं। ठीक है, तो ये भी सरफेस एक्टोडर्म का ही काम है। और वो 3 वेव जो है फर्दर आगे डिफ्रेंशिएट होके अलग अलग चीजें बनाती हैं, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नियल स्ट्रोमा, ये पर्पल कलर का जो है हमारे पास। और बाकी ये जो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है जो माइग्रेट होकर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, और बाकी और भी स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे आगे स्लाइड बढ़ेगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वो दो चीज़ों से होती है, मेनली एक्टोडर्म और न्यूरल क्रेस्ट सेल के माइग्रेट होने से। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या होता है, प्रिसाइजली टाइम्ड ऑर्केस्ट्रेशन पर बेस्ड है। मतलब इन दोनों को आपस में ट्यूनिंग करनी पड़ती है सो दैट कि जो एक हमारा पार्ट है वो स्मूथली डेवलप हो जाए। अगर इन दोनों की ट्यूनिंग में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, मान लो कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है वो देर में माइग्रेट हो गई या जल्दी माइग्रेट हो गई हैं, ठीक है, या फिर जो एक्टोडर्म का पार्ट है वो किसी वजह से नहीं डेवलप हो पाया है, तो क्या है कि मतलब इन लोगों को साथ में काम करना है। अगर ये साथ में काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अंडर डेवलप हो सकता है, ओवर डेवलप हो सकता है, या फिर हो सकता है कि डेवलपमेंट ही ना हो अच्छे से। तो इसका मतलब ये है सेंटेंस का कि जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह रिलाई करता है प्रिसाइजली टाइम्ड ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब ट्यूनिंग पे काम करता है, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जिस गेस्टेशन पीरियड में जिस टाइमलाइन में जो चीज बननी चाहिए उस टाइमलाइन में दोनों को ट्यूनिंग में काम करना है सो दैट एक पर्टिकुलर पार्ट डेवलप हो सके अच्छे से। उसके बाद सरफेस एक्टोडर्म क्या होता है कि वो क्या करती है आगे चलकर, अभी हमने पढ़ा कि वो हमारे पास एपिथेलियम बनाती है कॉर्निया की। ठीक है, उसके बाद आगे जाके वो क्या करती है कि जो लेंस पिट था हमारा उसके ऊपर वो एक तरीके से अपनी लेयर बना देती है, एक तरीके से उसको कवर कर लेती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कॉर्नियल एपिथेलियम बन जाती है। देखो ये हमारे पास सरफेस एपिथेलियम है, ये इसने कॉर्निया के ऊपर मतलब लेंस के ऊपर, लेंस पिट हमारे पास इसे लेंस पिट बोलते हैं, ये जो स्पेस है इसके ऊपर इसने एक पूरी लेयरिंग बना ली है और इसी को हम बोल रहे हैं कॉर्नियल एपिथेलियम, ये ब्लैक कलर की। ठीक है, उसके बाद हमने अभी पढ़ा है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जिसको हम मीजेनकाइम भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और मीजोडर्म मिलकर काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेट करता है स्पेस अंडर द एपिथेलियम इन 3 डिस्टिंक्ट वेव्स टू बिल्ड द स्ट्रक्चर डेप्थ ऑफ द इंटीरियर सेगमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट पार्ट है यहाँ पर क्या होता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट होकर आती हैं और 3 वेव फॉर्म करती हैं, और ये वेव जो है अंदर के एंटीरियर सेगमेंट के स्ट्रक्चर बनाती है फर्दर। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देखो आप समझ जाओगे कि सबसे पहले क्या था, हमारे पास ये एपिथेलियम फॉर्म हो गई है, ये दिख रही है सबको एपिथेलियम। उसके बाद क्या है कि अब जो एपिथेलियम और लेंस के बीच का जो ये पिट है ना, पूरा जो खाली एरिया स्पेस है, ठीक है, ए सेलुलर स्पेस है, यहाँ पे कोई सेल्स नहीं है। अब सेल्स माइग्रेट होकर आएंगी और वेव बनाएंगी। तो सबसे पहले वेव ये वाली बनी है, ये ग्रीन कलर की लाइन जो शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वेव ने ये बनाया है, फिर थर्ड वेव ने ये बनाया। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बनाया है, फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि वेव्स जो है माइग्रेट होकर यहाँ पर आ गई हैं और इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। और ये वेव्स कहाँ से आई हैं, ये वेव्स किसने बनाई हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ने, जो अभी हमने पढ़ा है, जिसको हम मीजेनकाइम बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या वेव का क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करते हैं।
अब हमने पढ़ा है ऊपर कि कॉर्निया की एपिथेलियम बन चुकी है, मतलब उसकी टॉप मोस्ट लेयर जो है, ठीक है, कॉर्निया की एपिथेलियम बन चुकी है। अब बारी आती है कॉर्निया की एंडोथीलियम की, मतलब जो उसकी बेसल लास्ट लेयर होती है बिल्कुल, कॉर्निया की एंडोथीलियम, अब उसकी बारी आती है। तो वेव वन का एक्शन क्या रहता है, ये माइग्रेट होकर आती है इनटू द स्पेस बिटवीन द सरफेस एक्टोडर्म एंड द एंटीरियर लेंस वेसिकल। अभी हमने देखा है कि ये माइग्रेट होकर आती है इस स्पेस में, इस स्पेस में माइग्रेट होकर आती है किसके बीच में, लेंस के वेसिकल के बीच में, ठीक है ना, और एपिथेलियम के बीच में हम बोल सकते हैं। ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ये एंडोथीलियम है। दैट मीन्स कि हमारा कॉर्निया कहाँ से कहाँ तक है, हम देख सकते हैं कि ब्राउन वाली जो लाइन है एपिथेलियम, इसके और ग्रीन वाली लाइन के बीच में हमारी कॉर्निया की सारी लेयर्स आ गई। ये हमारा पूरा कॉर्निया है मोटा मोटा, ठीक है। और उसके बाद हमारा एंटीरियर सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है अंदर की साइड। तो ये एंडोथीलियम बन चुकी है। तो वेव वन का हमारे पास क्या काम है मेनली, कि वो हमारे पास एंडोथीलियम बनाती है। उसके बाद सेकेंड वेव को अगर हम देखें तो वो क्या बनाती है, आइरिस एंड प्यूपिलरी फ्रेमवर्क। जो हमारे पास आइरिस है हमारी आई का, वो और प्यूपिल का फ्रेमवर्क, उनका ढांचा बनाती है, ठीक है। अभी हम डेवलपिंग फेज में, अभी हमारा बिल्कुल इनिशियल फेज है, तो अभी सबका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो उसका एक फ्रेमवर्क बना रही है, एक ढांचा बना रही है। उसके बाद डेवलप होकर डिफ्रेंशिएट होकर वो पार्ट मेच्योर हो जाएंगे। तो इसका क्या एक्शन है कि ये माइग्रेट होती है बिटवीन द प्रिमिटिव एंडोथेलियम। अभी मैंने आपसे बोला कि ये सब डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, अभी कोई भी एकदम मेच्योर नहीं है, तो इसको हम प्रिमिटिव एंडोथेलियम बन रहे हैं, कि जो अभी अभी बनी है, शुरुआत की एंडोथेलियम, ठीक है। और डेवलपिंग लेंस, जाहिर सी बात है हमारे पास डेवलपिंग फेज है गेस्टेशन पीरियड में, तो अभी क्या है, डेवलपिंग लेंस, लेंस भी हमारा डेवलप हो रहा है, अभी डेवलप नहीं हुआ है लेंस भी। तो हम बोलेंगे कि ये जो वेव, सेकंड वेव है, ये क्या हो रही है, माइग्रेट होकर आ रही है प्रिमिटिव एंडोथेलियम, मतलब कि ग्रीन वाली इसके और क्या लेंस के बीच में। देखिए ये रही सेकंड वेव, ये बना रही है आइरिस का और प्यूपिल का फ्रेमवर्क। आइरिस हमारा यही है, बट अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, तो इस सेकंड वेव का काम है आइरिस को और प्यूपिल को फ्रेमवर्क देना, मतलब उसको ढांचा तैयार करना उसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड वेव। थर्ड वेव का काम क्या होता है, द कॉर्नियल स्ट्रोमा। आप सबको पता है कॉर्निया की बहुत मेन लेयर है और बहुत कह सकते हैं वेटेज लेयर है, जो कॉर्निया को बहुत थिकनेस प्रोवाइड करती है, ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। तो कॉर्नियल स्ट्रोमा जो है वो किसका काम है, थर्ड वेव का काम है। अब ये थर्ड वेव है, डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड वेव कहाँ पर है, ये एंडोथीलियम और एपिथीलियम के बीच में जो है ये थर्ड वेव है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्नियल स्ट्रोमा। ये कॉर्नियल स्ट्रोमा है फिलहाल, तो इसको डिफ्रेंशिएट होकर आगे मैच्योर हो जाएगी। और बाद में जैसे जैसे आगे गेस्टेशन पीरियड का आगे आगे टाइमलाइंस आएंगी, तो ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगी, रीडिफ्रेंशिएट होंगी। उसके बाद जो हमने 5 लेयर्स पढ़ी हैं, ठीक है, डेस्मेट्स है, बोमन्स है, वो सारी इसी में डिफ्रेंशिएट होकर बन जाती हैं। फिलहाल जो मेन शुरुआत में बनती है वो 3 बन रही हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले एपिथेलियम बनी है, फिर एंडोथेलियम बनी है, और उसके बाद कॉर्नियल स्ट्रोमा। तो ये माइग्रेट होती है रिमेनिंग स्पेस में। रिमेनिंग स्पेस कौन सा हो गया, जो एपिथेलियम और एंडोथेलियम के बीच का जो स्पेस बच रहा है, इसको हम रिमेनिंग स्पेस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर माइग्रेट होकर एक वेव आती है जिसको हम बोलेंगे थर्ड वेव, और इसका क्या काम है मेनली, कि ये कॉर्नियल स्ट्रोमा बना रही है, ठीक है। इसकी फेट क्या है, मतलब इसका क्या होना है कंक्लूजन, कि ये केरेटोसाइट्स बनाएगी कॉर्नियल स्ट्रोमा के। केरेटोसाइट्स बेसिकली फ्यूचर सेल्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होकर कॉर्नियल स्ट्रोमा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टाइमलाइन ऑफ सेंट्रल कॉर्नियल डेवलपमेंट। अगर हम देखा जाए कि सेंट्रल कॉर्निया कैसे कैसे बनता है, उसकी टाइमलाइन क्या है गेस्टेशन पीरियड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 39th डे में क्या होता है कि एक 2 लेयर की एपिथेलियम बनती है प्लस ए सेलुलर स्पेस जोन। अभी हमने पढ़ा है कि 2 लेयर की एपिथेलियम बनी है, हमने खुद देखा है कि 2 लेयर की एपिथेलियम बनी है, ठीक है। और क्या है इस ए सेलुलर स्पेस जोन, मतलब कि जिसमें कोई सेल नहीं है, ठीक है, वो सेललेस है, तो वो स्पेस जोन बन गई 39 में। ये जब की बात हो रही है, बस जब ये एपिथेलियम बनी है और बीच में कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये बिल्कुल खाली था, अभी कुछ नहीं थी, ना फर्स्ट वेव थी, ना सेकंड थी, ना थर्ड थी। तो ये जब की बात हो रही है कि 39th डे में हमारा इतना ही डेवलपमेंट होता है कि एपिथेलियम बन जाती है और एक खाली सा स्पेस बनता है जो कि ए सेलुलर है, क्योंकि अभी कोई भी सेल जो है माइग्रेट होकर नहीं आई है यहाँ पर। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, तो 7th वीक में क्या होता है, मीजनकाइम बिगिंस इनवर्ट माइग्रेशन। मीजनकाइम मतलब न्यूरल क्लास सेल जो है वो अंदर की तरफ माइग्रेट होते हैं वेव्स बनाने के लिए, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद 7.5 वीक में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो खुद को 4 to 5 लेयर में अरेंज करते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कॉर्नियल स्ट्रोमा की, ये लास्ट में कॉर्नियल स्ट्रोमा बना था ना, ये 7.5 वीक है। तो ये क्या है कि जो सेल्स हैं न्यूरल क्लास सेल्स जो, वो अपने आप को क्या करते हैं 4 to 5 लेयर्स में अरेंज करते हैं इस तरह से,
कि वो लेयर्स बना ले, और इसे हम बोल सकते हैं अर्ली कोलेजन। हमें पता है स्ट्रोमा जो है, लेयर जो है कॉर्निया की, उसमें बहुत सारा कोलेजन होता है, तो उसमें क्या है, अर्ली कोलेजन बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम इसे थ्योरी में देखें तो थ्योरी में यही बताया कि एक 2 लेयर्ड एपिथेलियम जो है वो बेसल लैमिला पे रेस्ट करती है, मतलब बन जाती है, ठीक है, लैमिला के ऊपर। उसके बाद क्या है, इट रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम द सिंगल लेयर्ड एंडोथेलियम बाय नैरो एसिलुलर स्पेस। मतलब जो हमारी एपिथेलियम थी वो एंडोथेलियम से, ये वाली एपिथेलियम एंडोथेलियम से क्या है, सेपरेटेड है। किससे? एक नैरो स्पेस से, एक पतले से स्पेस से भी सेपरेटेड है। उसके बाद जैसे जैसे वीक 7 आया, तो जो न्यूरल क्रेस्ट ड्राइव्ड इजो एक्टो मीजनकाइमल सेल्स थी, वो क्या हुआ, मतलब एक तरीके से उसको आप मीजनकाइमल सेल्स बोल सकते हो। वो क्या है, पेरीफेरी मतलब किनारे से आई, और क्या है, एक्टिवली माइग्रेट हुई हैं, और कहाँ चली गई, स्पेस में, इस स्पेस में। ये जो स्पेस था, ब्राउन वाली एपिथेलियम और इसके बीच, लेंस के बीच में स्पेस था, ये साइड से यहाँ से सारी न्यूरल एपिथेलियम सेल्स आई, और वो सब आकर यहाँ कवर हो गई। बेसिकली इन्होंने 3 वेव बना लिए हैं, ठीक है। उसके बाद 7.5 वीक में क्या हुआ है कि जो मीसेंकाइमल सेल्स थी, जिसको हम बोले थे फ्यूचर केरेटोसाइट्स, वो क्या हुआ, उन्होंने खुद को 4 to 5 इनकम्प्लीट लेयर्स में, अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है, अभी आगे जाके मैच्योर होंगी तो वे कंप्लीट कहलाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया, मतलब एक तरीके से इनकम्प्लीट लेयर्स ने खुद को अरेंज कर लिया है फ्यूचर केरेटोसाइट्स ने। उसके बाद है अर्ली कोलेजन फाइब्रिल्स अपीयर अमंग द डेवलपिंग सेल्स। जो सेल्स डेवलप हो रही है स्ट्रोमा की, उसमें क्या है, कोलेजन फाइबर्स जो है दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सरफेस एक्टोडर्म हमारा मेन, हम कह सकते हैं कि ये एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट है, या हम कह सकते हैं टॉप इंग्रेडिएंट है, ठीक है। जहाँ से हमारा सारा काम शुरू हुआ था कि सरफेस एक्टोडर्म थी, उसने क्या किया, उसने कॉर्नियल एपिथेलियम बनाई, ठीक है, सबसे पहले जो हमारी कॉर्निया की टॉप वाली लेयर है। उसके बाद क्या है, जो उसके नीचे का स्पेस था वो डेवलप हुआ, और उस स्पेस में कौन आ गया, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आ गई, ठीक है। और उन सेल्स ने क्या करा, फर्दर माइग्रेट होकर, या हम कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट होकर 3 वेव बना ली, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। और इन तीनों वेव्स के फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। पहली वेव ने क्या बनाया, एंडोथेलियम लेयर जो सबसे लास्ट में है। सेकेंड वेव ने क्या बनाया, सेकेंड वेव ने बनाया हमारे पास आयरिस और प्यूपिलरी फ्रेमवर्क, मतलब उनका ढांचा तैयार कर लिया, ठीक है। या हम कह सकते हैं एंटीरियर सेगमेंट की स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने। और थर्ड वेव ने क्या बनाया है, थर्ड वेव ने बनाया हमारे पास स्ट्रोमा, कॉर्निया का स्ट्रोमा, ठीक है। अब उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा है अब तक वो है अर्ली स्टेज मैच्योरेशन, जो पहली स्टेज में मैच्योर हुआ है कॉर्निया, वो। और अब हम देखेंगे कि लेट स्टेज मैच्योरेशन कैसे होती है कॉर्निया की, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा एपिथेलियम। एपिथेलियम अब तक सिर्फ बनी थी, ठीक है, एक सिंगल लेयर एपिथेलियम बन गई थी। अब जैसे जैसे टाइम आगे आएगा गेस्टेशन पीरियड में, जैसे जैसे मंथ पास होंगे, तो एपिथेलियम क्या करेगी, खुद को मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, खुद को डिफ्रेंशिएट करेगी, और 2 to 3 सेलुलर लेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी, या उसको कहते हैं हम डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 3 सब लेयर होती हैं एपिथेलियम की भी, ठीक है। सुपरफिशियल जो आप ऊपर से देख सकते हो, विंग सेल्स होती हैं, और बेसल सेल जो सबसे नीचे होती हैं, ठीक है। तो ये सब डिवाइड हो जाती हैं डिफ्रेंशिएट होकर एपिथेलियम। और शुरू में हमने देखा था कि शुरू में एपिथेलियम बस एक सिंगल लेयर थी। उसके बाद जो स्ट्रोमा है वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड होगा, मतलब एक तरीके से वो खुद को फैलाएगा, ठीक है। और अप्रोक्स 25 to 30 लेयर्स लगा लेगा केरेटोसाइट्स की, अरेंज कर लेगा, ठीक है। मतलब इतना एक्सपैंड हो जाएगा स्ट्रोमा। उसके बाद डेस्मिट्स मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपसे कहा था कि आगे जाके डिफ्रेंशिएट होंगी यही लेयर आपस में, मतलब कुछ कुछ सेल्स माइग्रेट होंगे और लेयर्स बनेंगी, तो वही एक मेम्ब्रेन, डेस्मिट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, थिन मेम्ब्रेन है जो कि अनइवन है, मतलब इसमें कुछ भी अरेंजमेंट इवन नहीं है, अनइवन मेम्ब्रेन है अभी ये, ऑफ कोर्स क्योंकि ये डेवलप हो रही है, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म होती है, बीच में फॉर्म होती है, किसके बीच में, एंडोथेलियम के बीच में, और द मोस्ट पोस्टीरियर केरेटोसाइट्स। केरेटोसाइट्स मतलब जो स्ट्रोमा के केरेटोसाइट्स हैं पीछे की साइड वाले, उसके और सिंगल लेयर एंडोथेलियम के बीच में ये फॉर्म हो रही है। बेसिकली अगर हम डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये एंडोथेलियम है, और ये स्ट्रोमा के केरेटोसाइट्स यहाँ नीचे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत एक पतली सी लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेस्मिट्स मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी एक्विजिशन। अगर हम देखें तो कॉर्निया हमारा, उसकी बहुत मेन प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, कॉर्निया काम का जब ही है जब उसकी वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि कॉर्निया अगर ओपेक हो जाएगा तो लाइट अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। या कॉर्निया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारी रिफ्लेक्शन मतलब विजन पर हमारे बहुत फर्क पड़ता है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो कॉर्निया को कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है,
द प्रिसाइज एंड रेगुलर अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रोमल लैमेले। अब जैसे हमने पढ़ा कि स्ट्रोमा है हमारे पास, कॉर्निया है, ठीक है, तो कॉर्निया की लेयर्स हमने पढ़ी है अभी। तो आप ये देखिए कि ठीक है, तो कॉर्निया में क्या है कि हमारे पास स्ट्रोमा है, ये ब्लू कलर की आपको लेयर दिख रही है, पूरी स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में क्या है, ये आपको पर्पल कलर के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, एक तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम लैमेले बोलते हैं, ठीक है। तो ये लैमेले क्या है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉर्निया के स्ट्रोमा के अंदर। ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज और बहुत ज्यादा इवनली तरीके से लगे हुए हैं, मतलब अलाइनमेंट हो रखा है इनका बहुत अच्छे से लेयर के अकॉर्डिंग। तो यही लैमेले क्या करते हैं, मतलब इनका जो अलाइनमेंट है, इसको कह सकते हैं अरेंजमेंट है, इससे क्या होता है कि जब लाइट कॉर्निया के अंदर आती है तो वो स्कैटर नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है, फैल के कहीं और नहीं जाती कि कहीं अंदर चली जाए, मतलब साइड में चली जाए, ऐसा नहीं होता। वो सीधी ना कॉर्निया की जो लाइट है वो हमारे पास अंदर जो एंटर होती है वो सीधी रेटिना पे जाती है, इंस्टेड ऑफ वो स्कैटर हो जाए। तो ये जो लैमिल है एक तरीके से ये मदद करते हैं कि जो लाइट स्कैटरिंग हो रही है तो उसको मिनिमाइज हो जाए, वो कम से कम बिखरे, लाइट जो है कम से कम बिखरे और सीधी अपने गोल पर फोकस करे जहां उसको जाना है, जिससे कि क्या हो, इमेज में हमें क्लैरिटी प्रोवाइड हो, क्लैरिटी मिले हमें इमेज में, कि हमारी जो इमेज बन रही है वो एकदम क्लियर बने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद है हमारा एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ एंगल, ठीक है। मतलब जो हमारा एंटीरियर सेगमेंट में हमारा एंटीरियर एंगल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो कैसे उसकी एनाटॉमी है और कैसे वो डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर। सबसे पहले हमारे पास दो पार्ट हैं, ट्रेबेकुलर मेशवर्क और शैलम्स कैनाल, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वस ह्यूमर के ड्रेनेज के लिए। अब एक्वस ह्यूमर क्या है, हमारे पास एक जेली टाइप एक लिक्विड फिल्ड रहता है यहाँ पर, इस वाइट पार्ट मतलब इधर साइड एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर फिल्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ड्रेनेज के लिए हमारे पास एंटीरियर एंगल का अच्छे से डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर एंटीरियर एंगल में कोई प्रॉब्लम आई, ब्लॉक हो गया या अंडर डेवलप हुआ या कुछ भी हुआ, तो जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है, आई के थ्रू। तो क्या हो सकता है उससे, मतलब ग्लूकोमा हो सकता है, कंजेनिटल ग्लूकोमा, ठीक है, और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दो पार्ट जो है ये हमारे पास एंटीरियर एंगल के पार्ट हैं, ट्रेबेकुलर मेशवर्क और शैलम्स कैनाल। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क है और ये शैलम्स कैनाल है, ठीक है। एक मिनट बड़ा कर देती हूँ। उसके बाद क्या है, डिफ्रेंशिएट्स फ्रॉम मेसेनकाइमल सेल्स पोस्टीरियर टू द एंगल रेसिस। एंगल के पीछे जो हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स, मैंने आपको भी बताया था, माइग्रेट होकर आ रही हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट्स होती हैं, ठीक है, और वो क्या बनाती हैं, ट्रेबेकुलर मेशवर्क और शैलम्स कैनाल। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास आई के पास ही एडजेसेंट कैपिलरीज आप देख पा रहे हो, ठीक है, वो कैपिलरीज क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं कलेक्टर चैनल्स और एंडोथीलियम लाइनिंग करती हैं कैनाल की। जो हमारे पास कैनाल है उसको वो लाइनिंग देती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ, और क्या करती हैं वो कलेक्टर चैनल्स, जो कलेक्टर चैनल मतलब वो हमारे एक्वस ह्यूमर को कलेक्ट करते हैं बेसिकली, ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, कौन क्या बनाता है, मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो हमारी क्या होती हैं, ट्रेबेकुलर मेशवर्क और शैलम्स कैनाल बनाती हैं डिफरेंशिएट होकर। और जो हमारी एडजेसेंट कैपिलरीज हैं आई की, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं एंडोथेलियन लाइनिंग कैनाल की लाइनिंग बनाती हैं बेसिकली, ठीक है, और कलेक्टर चैनल्स बनाती हैं। उसके बाद क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश द डेफिनेटिव पाथवे फॉर ड्रेनिंग एक्वस ह्यूमर इनटू द वेनस सर्कुलेशन। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला एक तरीके से हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही जरूरी है। मतलब ये किस लिए बनता है, ताकि एक पाथवे बन सके, डेफिनेटिव अच्छा सा पाथवे बन सके, किसके लिए, एक्वस ह्यूमर ह्यूमर के ड्रेनेज के लिए, ठीक है, ताकि वो वीनस सर्कुलेशन में अच्छे से ड्रेन हो सके, इसलिए ये सारा पाथवे हमारा बनता है, ठीक है। उसके बाद है स्क्लेरल स्पर, ठीक है, फॉर्म्स एट द जंक्शन बिटवीन द ट्रेबेकुलर मेशवर्क। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्क्लेरल स्पर को, क्योंकि ये ट्रेबेकुलर मेशवर्क और सिलेरी मसल्स के जंक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो स्क्लेरल स्पर, ये रहा, सिलेरी मसल्स हमारी ये रही, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये क्या है, ट्रेबेकुलर मेशवर, इसके जंक्शन मतलब जहाँ पर ये दोनों चीजें मिल रही हैं उसके बीच में हमारे पास स्क्लेरल स्पर बनता है। बेसिकली स्क्लेरा स्टार्ट हो जाता है बनना वहां से, जैसे जैसे हमारा एंटीरियर चैम्बर का एंगल जो है वो डीप होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द स्क्लेरा, स्क्लेरा कैसे डेवलप होता है।
ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को सही से, क्लियरली दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट रुको। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द स्क्लेरा। सबसे पहले क्या है कि डुअल एम्ब्रियोनिक ओरिजिन्स। इसका मतलब ये है कि जो स्क्लेरा है वो हमारी दो जगह से बन रहा है, मतलब दो ऐसे ओरिजिन्स हैं उसके जिससे स्क्लेरा बन रहा है। ठीक है, पहला क्या है कि ये लिखा है कि कॉम्बिनेशन से बनता है स्क्लेरा, मीजोडर्मल टिश्यू और न्यूरल क्रेस्ट एलिमेंट, ये दो चीजें जो मिलकर स्क्लेरा बना रही हैं। ठीक है, जो मेन एडिशनल पार्ट मतलब जो ज्यादा बनाता है, कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा है, वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट एलिमेंट है, और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है वो मीजोडर्मल टिश्यू का है। ठीक है, तो मीजोडर्मल टिश्यू क्या बनाता है, वो टेम्पोरल स्क्लेरा बनाता है, और जो बाकी का स्क्लेरा है वो सब कौन बनाता है, न्यूरल क्रेस्ट एलिमेंट। उसके बाद क्या है, जो स्क्लेरल कोट्स होती है हमारे पास, ठीक है, उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आई के इक्वेटर पे स्क्लेरा जो हमारे पास कोट्स हैं, ठीक है, वो कंडेंस मतलब सिकुड़ना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो डेवलपिंग कॉर्निया होता है उसके साथ जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, जहां पर हम बोल सकते हैं कि एक जंक्शन बन जाता है लिम्बस। ठीक है, तो कंडेंस होकर वो स्क्लेरल कोट्स आपस में, ठीक है, वो ज्वाइन हो जाते हैं डेवलपिंग कॉर्निया से। उसके बाद क्या होता है, और ये जो कोट्स होते हैं एक्सपैंड होते हैं पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, ये तो था आगे की तरफ इक्वेटर पे मतलब एकदम कंडेंस होकर ज्वाइन हो गया कॉर्निया से। मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं कि स्क्लेरल कोट्स की प्रोग्रेशन कैसे होती है, मतलब आगे आगे उनका क्या होता है। तो पहले तो इक्वेटर पे वो कंडेंस होकर ज्वाइन हो गया कॉर्निया से। उसके बाद क्या है, स्क्लेरा क्या करा, उसने खुद को एक्सपैंड किया, खुद को फैलाया पीछे की तरफ। ठीक है, और उसने क्या किया, जो हमारा ग्रोइंग ऑप्टिक कप था उसको इनकैप्सुलेट कर लिया, मतलब उसको भी ढक लिया एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है एडनेक्सल फॉर्मेशन, मतलब जैसे जो स्क्लेरल स्पर था हमारा, मतलब स्क्लेरल कोट एक तरीके से, टेनेंस कैप्सूल उसी की लेयर को बोलते हैं। ठीक है, वो बाद में जाके क्या डिफरेंशिएट होती हैं और क्या करती हैं कि कोइंसाइड कर लेती हैं विद द इंसर्शन टाइमलाइंस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। जो हमारी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, बेसिकली रेक्टस मसल्स हैं, ऑब्लिक मसल्स हैं। तो वो क्या होता है, उसकी जो टाइमलाइंस है, मतलब जहां से वो इंसर्ट हो रही होती हैं, तो उसको कोइंसाइड कर लेती हैं ये स्क्लेरा की कोट जो होती है और टेनेंस कैप्सूल की। मतलब हम देख पा रहे हैं कि स्क्लेरा क्या करता है, वो स्क्लेरा दो जगह से बनता है, एक तो बनता है हमारे पास मेसोडर्मल टिश्यू से और एक बनता है न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्क्लेरल कोट्स आगे चल के कंडेंस होते हैं इक्वेटर पे, जहां वो ज्वाइन हो जाते हैं कॉर्निया से। ठीक है, और फिर वही स्क्लेरा पीछे की तरफ एक्सपैंड होता है, फैलता है, और वो क्या करता है, ऑप्टिक कप तक जाता है और उसको इनकैप्सुलेट कर लेता है, मतलब उसको ढक लेता है एक तरीके से। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अगर हम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की बात करें, तो जहां से एक्स्ट्राओकुलर मसल इंसर्ट हो रही है, मतलब अंदर आ रही है आई वॉल के अंदर, जहां से वो मेनली निकल रही है, हम कह सकते हैं इंसर्ट हो रही है जहां पर, तो उसको भी कोइंसाइड कर लेता है, मतलब उसके ऊपर भी वो अपनी लेयर बिछा देता है एक तरीके से बाद में डिफ्रेंशिएट होकर। उसके बाद है हमारे पास क्लिनिकल कोरिलेशन एंड डेवलपमेंटल डिसजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि क्लिनिक में, मतलब क्लिनिकली हम क्या क्या कोरिलेट कर सकते हैं डेवलपमेंट के थ्रू की, मतलब कैसे कैसे क्या डेवलपमेंट हुआ, हमने क्या क्या चीजें देखी। ठीक है, क्लिनिकली। और डेवलपमेंटल डिसजेनेसिस, अगर डेवलपमेंट में कोई भी ऊपर नीचे कोई चीज हो जाती है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो उससे क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या डिसजेनेसिस हो सकती, डिसजेनेसिस होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या एनॉमलीज हो सकती है आई में। बेसिकली इसका ये मतलब है, सबसे पहले एंटीरियर सेगमेंट डिसजेनेसिस, मतलब एंटीरियर सेगमेंट क्या है, डिसजेनेसिस हो सकता है उसका। इसका मतलब यह है कि ऑल्ट्रेशंस और इंटरप्शंस इन दीज प्रिसाइजली माइग्रेटरी वेव यील्ड कंजेनाइटल स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशंस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि तीन वेव क्या है, वो टाइमली माइग्रेट होकर आ रही हैं और क्या कर रही हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना रही हैं। और हमने एक पढ़ा था कि जो सेकंड वेव है वो क्या कर रही है, वो एंटीरियर सेगमेंट के पार्ट्स बना रही है,
आइरिस का फ्रेमवर्क बना रही है, प्यूपिल का फ्रेमवर्क बना रही है, ठीक है। तो अगर उस वेव के माइग्रेट होने में, मान लो वेव देर से माइग्रेट हुई या सेल्स देर से आए या डेवलप नहीं हो पाए सही से, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, कुछ भी ऑल्ट्रेशन से या कुछ भी इंटरप्शन, मतलब कुछ भी चेंज हो गया या कुछ भी इंटरप्ट हो गया, तो उससे क्या हो सकता है कि हमारे एंटीरियर सेगमेंट के जो पार्ट्स हैं उसमें कुछ भी माल फॉर्मेशन हो सकती है, मतलब कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कंजेनाइटल क्यों? क्योंकि वो बाय बर्थ है, बर्थ के ड्यूरिंग है, मतलब बर्थ के दौरान है, तो वो कंजेनाइटल बोलेंगे उसको हम, ठीक है। अब की एनॉमलीज हम देखें, कौन कौन सी एनॉमलीज हो सकती हैं जो हमें बहुत देखने को मिलती हैं। कंजेनाइटल ग्लूकोमा, ठीक है, जो कि हमें बहुत देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, ठीक है, बाय बर्थ उनको ग्लूकोमा होता है। अब वो कैसे होता है कि अराइजिंग फ्रॉम डिफेक्टिव ट्रेबेकुलर मेशवर्क, मैंने आपको भी पहले बताया था कि अगर ट्रेबेकुलर मेशवर्क और शेलेम्स कैनाल, ये हमारे दो पार्ट हैं एंटीरियर एंगल के, ठीक है, इनका बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बनते हैं तो जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो अच्छे से ड्रेन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जब वो ड्रेन नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है जो हमारे आई का आईओपी है, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर, वो क्या है, वो बढ़ जाएगा, और उसके बढ़ने से क्या है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, और जिससे क्या है, बच्चे को ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई भी डिफेक्ट हो जाता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क में, ठीक है, उसके डिफ्रेंसिएशन में, या कोई फेलियर हो जाता है शेलम्स कैनाल की पेटेंसी में, ठीक है, शेलम कैनाल को बनने में, तो इससे क्या हो सकता है, कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सनफील्ड राइगर सिंड्रोम, इसको हम बोलते हैं पीटर्स एनोमली, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सीवियर डिसजेनेसिस है, मतलब बहुत एक तरीके से सीवियर बोल सकते हैं, बहुत खतरनाक तरह की एनोमली है, ठीक है। इसको हम कैसे पहचानते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटीज, अगर किसी के सेंट्रल कॉर्निया में हमें ओपेसिटी दिख रही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं उसको पीटर्स एनोमली है। अच्छा, ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आप डायग्नोस कर रहे हो किसी भी बच्चे की आई को, तो आपको वहाँ दो तीन चीजें एक साथ दिख रही हैं, तो उसको हम बेसिकली सिंड्रोम बोल सकते हैं। कॉर्निया की ओपेसिटी और भी रीजन से हो सकती है, पर अगर आपको कॉर्निया की ओपेसिटीज के साथ साथ और भी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आइरिस के जो स्ट्रैंड है हमने देखे थे, मैं आपको इमेज के साथ दिखाती हूँ, ये आइरिस है, ठीक है, ये आइरिस के स्ट्रैंड जो है आपस में क्रॉस ओवर हो रहे हैं, ठीक है, ये लिंक हो रहे हैं, इससे क्या है, एंटीरियर सेगमेंट जो है ये पूरे उसको ढक दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर हो रहे हैं, और ये हमारे पास ये क्रॉस ओवर हो रहे हैं पूरे, ये कॉर्निया में डिफेक्ट हो गया है, कॉर्निया पूरा डेवलप नहीं हो पाया, या फिर कॉर्निया ओपेक है हमारे पास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें एक साथ देखने को मिल रही है, या फिर एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कॉर्नियल लेंस एडिशंस, मतलब कॉर्निया और लेंस आपस में चिपक जाए, जैसे कि ये है, ये कॉर्निया और लेंस आपस में चिपक गए, इसकी वजह से ऐसी इमेज आ रही है, ठीक है, आई बॉल ऐसी दिख रही है हमारे पास। या फिर देखो यहाँ पर, एक मिनट, ये लेंस है और ये हमारा कॉर्निया है, लेंस और कॉर्निया आपस में क्या है, एकदम स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नियल लेंस एडिशन, ये आपस में चिपक गए हैं। तो ये जब दो तीन चीजें हमें साथ में देखने के लिए मिलती है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये पीटर्स एनोमली है, बोल सकते हैं एक्सेनफील्ड राइगर सिंड्रोम है। अब ये क्यों होता है, मतलब अगर हम देखे जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जेनेटिक एनोमली बोल सकते हैं, कि जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमारे पास कहते हैं कुछ कुछ जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कोडिंग करते हैं और जो पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देते हैं, जैसे कि PAX6 है, ये हमारा एंटीरियर सेगमेंट फॉर्मेशन में मदद करता है, मतलब इसके जब ये कोडिंग होती है इसकी, तो ये एंटीरियर सेगमेंट को फॉर्म करता है, ठीक है। ऐसी PITX2 और FOXC1 है, ठीक है, ये दोनों जीन्स क्या करते हैं आपस में, ये टिश्यू को माइग्रेट कराने में और आई स्ट्रक्चर को डिफ्रेंशिएट करने में। अभी हमने देखा था कि हमारा न्यूरल क्रेस्ट सेल है वो माइग्रेट हो रहा है, तो इसकी हेल्प से हो रहा था, ठीक है। और आई से डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि कौन सा कॉर्निया है, कौन सा लेंस है, या कौन सा आइरिस है, कौन सा प्यूपिल है, ठीक है, तो वो सब आई के पार्ट जो है स्ट्रक्चर्स उनको डिफ्रेंशिएट करने में ये वाले हमारे जीन्स हेल्प करते हैं। अगर बाय एनी चांस इन जीन्स में कोई भी म्यूटेशन हो जाता है, इन जीन्स में कोई भी ऑल्टरेशन हो जाता है, ये म्यूटेट हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पास ये वाली एनोमलीज या ये वाले सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। तो ये जीन रेस्पॉन्सिबल है इस वाली एनोमली के लिए, सिंड्रोम के लिए। अब बाकी इमेज आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, आइरिस की स्ट्रैंड जो है क्रॉसओवर हो गए हैं, और ये कॉर्निया में डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया है। बाकी ये हमारे पास एडिशंस दिखा रहे हैं कॉर्नियल लेंस के, ठीक है, और ये भी देखिए ये एडिशन, ये सारे एडिशंस के इमेज हैं, ये साफ दिख सकता है कि हमारे ऊपर कॉर्निया है, ये लेंस ही आपस में चिपक गए।
और ये हमारा कॉर्नियल ओपेसिटी का एग्जाम्पल है कि कॉर्निया हमारा ओपेक दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट है, कोई चीज क्लियर करनी है, कोई पॉइंट दोबारा क्लियर करना है तो वो कर सकता है। करना है किसी को कुछ क्लियर, या कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो? मैम आप लोग सेकंड लास्ट स्लाइड जो एक बार आप रिपीट कर देंगी? ये वाली ये वाली पूरी रिपीट करनी है ना? लास्ट के 2 पॉइंट जो है ये एक्सेंटफील्ड-राइगर सिंड्रोम, सादिया ये बोल रही हो आप, एक्सेंटफील्ड-राइगर सिंड्रोम? जी ओके, तो मैंने भी बताया कि एक्सेंटफील्ड-राइगर सिंड्रोम जो है ये हमारे पास एक जेनेटिक एनोमली है, ठीक है, जो जीन्स के म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। और इसको सिंड्रोम हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपको 2-3 चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं, जैसे कि कॉर्निया ओपेक हो जाता है बच्चे का, जो उसके आइरिस स्ट्रैंड है वो आपस में क्या क्रॉस हो जाते हैं, एंटीरियर चैम्बर को वो क्रॉस कर लेते हैं एक तरीके से। देखो ये इमेज में देखो कि एक तो ये एंटीरियर चैम्बर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये आइरिस स्ट्रैंड ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। और क्या होता है, कॉर्निया और लेंस का एडेशन हो जाता है, आपस में चिपक जाते हैं वो, लेंस ये रहा, कॉर्निया ये रहा, ये आपस में चिपक गए हैं, ठीक है। तो एक तो आपको कॉर्निया और लेंस का एडिशन देखने को मिलेगा, कॉर्निया की ओपेसिटी देखने को मिलेगी, कॉर्निया ओपेक हो गया है, ट्रांसपेरेंट रहता है ना हमारा कॉर्निया, जिससे कि इमेज में क्लैरिटी आती है, पर यहाँ ओपेक हो गया है जिससे हमें इमेज दिखेगी नहीं। और उसके बाद क्या है, कॉर्निया में थोड़ा डिफेक्ट भी आ जाता है, कॉर्निया डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से। तो ये 2-3 चीजें साथ में देखने के लिए मिलती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेंटफील्ड-राइगर सिंड्रोम। और ये इन 3 हार्मोन्स की, मतलब इन 3 जीन्स की वजह से हो सकता है, PX6, PITX2 और FOXC1, ये तीनों ही जीन्स जो है ये रेस्पॉन्सिबल है कुछ कुछ फंक्शंस के लिए, जैसे कि एंटीरियर सेगमेंट फॉर्मेशन के लिए, और ये दोनों जीन्स जो ये रेस्पॉन्सिबल है टिश्यू के माइग्रेशन के लिए और आई स्ट्रक्चर के डिफ्रेंसिएशन के लिए। जैसे कि कॉर्निया और लेंस, ये दोनों हमारे पास 2 अलग अलग स्ट्रक्चर है, हम कॉर्निया और लेंस को एक साथ तो नहीं देख सकते हैं, मतलब एक साथ तो नहीं हो सकता है कि कॉर्निया और लेंस एक ही स्ट्रक्चर है, वो 2 अलग स्ट्रक्चर है। अब बच्चे का क्या हुआ है कि ये वाला जीन म्यूटेट हो गया है, ठीक है, जो क्या कर रहा था कि कॉर्निया और लेंस को डिफ्रेंशिएट कर रहा था, 2 अलग पार्ट में बना रहा था, पर जिससे कि उसका ये जीन म्यूटेट हो गया तो क्या हुआ कि उसके 2 पार्ट डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाए, मतलब अलग अलग नहीं हो पाए, कॉर्निया और लेंस आपस में चिपके रह गए, वो अलग ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो उसको अलग करने के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल था वो किसी भी वजह से म्यूटेट हो गया, ठीक है, तो वो कोडिंग नहीं कर पाया, वो इन दोनों को अलग नहीं कर पाया। तो यही इसका मतलब है कि इन जीन्स की वजह से क्या हो सकता है कि अगर उनमें म्यूटेशन आ जाए तो हमारे पास ये जितने भी पार्ट्स हैं, कॉर्निया है, लेंस है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे, या हो सकता है टिश्यू माइग्रेट ना हो। अब जब टिश्यू माइग्रेट नहीं होगा तो हो सकता है कुछ कुछ पार्ट बने ही ना, डेवलप ही ना हो, या एंटीरियर सेगमेंट का जो फॉर्मेशन है वो ना हो, आइरिस ना बने, प्यूपिल ना बने बच्चे में, ठीक है। तो ये जीन रेस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब ये है। आगे समझ में? थैंक यू मैम। और किसी को है कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो या कोई चीज दोबारा समझनी हो तो? मैम ये सर्जिकली ठीक हो सकता है बाद में? सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, बट हाँ सीवियर केसेस में जैसे कुछ कुछ में कर सकते हैं, ओपेसिटी तो नहीं कर सकते हैं, बाकी ट्रांसप्लांट हो सकता है, या फिर सर्जिकली आइरिस स्ट्रैंड को हम लोग अलग कर सकते हैं। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? जी ठीक है। जी भाई। हाँ, देखो जो उसने पूछा, मैं एक बार एक पॉइंट ऐड करना चाहता हाँ हूँ। ठीक है, आप करिए। जो लेंस एडिशन है ना, जो जिसने पूछा, तो जो लेंस एडिशन में क्या करते हैं हम उसका, जैसे कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं ना, वैसे ही उसमें से लेंस निकाल के दूसरा लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, अगर उसका एरिया ठीक रहता है तो। एक उसको हम लेंस ठीक करने के लिए, ठीक है। अब आता है ट्रेबेकुलर मेस्विक, जो बताया था कि एंटीरियर सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, वो ठीक से बना नहीं, अगर वो नहीं बना तो उस केस में क्या करते हैं हम वहाँ पर अब लाइक सर्जिकली क्या करते हैं, होल क्रिएट करते हैं या कोई डिवाइसेस वहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं जो उसका फंक्शन ले लेता है, ठीक है। वो दूसरा काम यहाँ से हो गया, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए दूसरी सर्जरी हुई। अब आता है कॉर्निया ओपेसिटी होगी, तो कॉर्निया ओपेसिटी के लिए फिर, या कॉर्निया डिस्ट्रोफी, उसमें हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, नया उसको काट के कोई डोनर लेके वहाँ पे दूसरा कॉर्निया हम इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। ये तीन, इसमें 3 सर्जरी हुई अलग अलग केस, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो एक सर्जरी से ठीक नहीं होगा, तीनों के लिए, तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग सर्जरी करनी पड़ती है। पॉसिबिलिटी है, बट ये गारंटी नहीं ले सकते कि आपको इतनी रोशनी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, बट काम चलाऊ से कुछ हो सकता है, अगर
आपका रेटिना ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे आईज का, आई के अंदर का, नॉट मैं ब्रेन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं आई की बात कर रहा हूँ। तो आई के अंदर सबसे मोस्ट और रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो होता है रेटिना। अगर रेटिना ही ठीक नहीं है, चाहे आप कॉर्निया ठीक कर लो, लेंस ठीक कर लो, कुछ भी ठीक कर लो, कुछ भी, इवन ट्रांसप्लांट तो होता नहीं है। पहली बात, जो हम आई डोनेट करते हैं, आई डोनेशन में ओनली हमारा कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट होता है, और कोई भी चीज़ आई का एक्सचेंज नहीं कर सकते दूसरे किसी के साथ हम। ये समझ आ गया आपको जिसने पूछा था? यस सर। ओके, मैं ना एक केस अभी शेयर कर रहा हूँ, मैंने ढूंढा था, मतलब मेरे पास केस पड़ा था, मैंने केस था, मैं एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड मुझे प्लीज़, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि आप सब जागो। देखो, हमें नहीं, आपको नहीं आता समझ, आप पूछ सकते हो, आपको समझ आया तो बता सकते हो। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा ताकि हमें लगेगा कि हाँ भाई, हमने जो पढ़ाया वो उसमें आउटपुट हमें आपको मिल रहा है, उसका मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर आप बोलोगे ही नहीं, शांत में ऐसे बैठे रहोगे, तो हमें क्या समझ आएगा? हम भी बोर हो जाएंगे और हमें भी लगेगा यार ये सब स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है। हम आपको हम अंदर हमारे माइंड में नेगेटिव परसेप्शन रहेगा आपके लिए। तो आप थोड़ा बोलने की ट्राई करो। गलत बोल रहे हो कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो यार, हमें भी नहीं आता उतना, आपको भी नहीं, सबको नहीं आता है, किसी को, कोई किसी का मजाक है, कुछ नहीं उड़ाने वाला। तो बिल्कुल बिना डरे आप जिसको जो है वो, चाहे यहाँ पर या ग्रुप में डायरेक्टली पूछ सकता है कि अफीफा मैम, असद भाई, अदनान भाई, कि हाँ हमें ये नहीं समझ आया, आप ये समझा दो, या बेसिक ही नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है? पर ऐसे चुप रहने से हमें नहीं समझ आएगा ना आपको क्या समझ आया नहीं आया। तो प्लीज़, अभी मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें बोलना आप ज़रूर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना शेयर हो रहा है नहीं हो रहा।